स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल दबंग प्रसिद्ध कबीले। डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन का मुख्यालय गुलांग्यू में था, जो मनी नदी के मुहाने के पास था। चीन के दक्षिण में स्थित यह सुंदर द्वीप न केवल एक प्रसिद्ध आकर्षण था, बल्कि यह पूर्वी तट पर मैजिक की एक आधिकारिक पवित्र भूमि भी था। चूंकि डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन सीधे दुबई मैजिशियन टावर से संबंधित था, जो एशिया के मैजिक एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता था, यहाँ तक कि डोंग फैंग ओरिएंटल टावर, जिस देश का सबसे बड़ा मैजिक एसोसिएशन माना जाता था, को भी डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। भले ही डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन दुबई मैजिक एसोसिएशन में टावर से संबंधित था, फिर भी यह एक स्थानीय मैजिक एसोसिएशन था। हांगझो के दक्षिण से लेकर पूर्वी चीन सागर तक तट के सभी शहर डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में थे। वर्तमान में गुलांग्यू को अस्थायी रूप से टूरिस्टों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई पर्यटक और स्थानीय लोग इसके आसपास के क्रूज जहाजों से द्वीप की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। वे अभी भी द्वीप पर मैजिक स्पिलों की टिमटिमाती रोशनी देख सकते थे, बावजूद इसके कि अवरोध लगा हुआ था। मजबूत ऊर्जा लहरें लगातार शहरों को उकसा रही थी, जो जहाजों की ओर वापस आ रही थी। वहां क्या हो रहा है? किसी ने पूछा। प्रसिद्ध स्कूलों के बीच टूर्नामेंट यह गुलांग्यू पर एक वार्षिक आयोजन है। राठौर कबीला, गुप्ता कबीला, अग्रवाल कबीला, खत्तरी कबीला और कपूर कबीला जैसे सभी कबीले आए हैं, एक मैजिशियन ने जवाब दिया, जो हलचल भरे दृश्य का आनंद लेने आया था। कि क्या वे कंपटीशन कर रहे हैं? क्या यह स्पष्ट नहीं है? हर प्रसिद्ध कबीला बेहद सारे संसाधन संपन्न है। वे इस उपलब्ध इक्विपमेंटों के स्वामित्व को तय करने के तरीके के रूप में उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नानलिंग में यिनियाओ पर्वत, लांगवांग माइंस, हुआवांगुआ जंगल, मिंजल शोल, उनमें से हर एक पैसा छापने वाली मशीन की तरह है। सरकार के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों को उनकी विशेषता के साथ प्रसिद्ध कबीलों में वितरित करना अधिक लाभदायक है। सरकार को फिर मुनाफे से कुछ लाभांश प्राप्त होगा, मैजिशियन ने समझाया। मैं समझ गया। स्पिलों की चमक को देखते हुए ज्यादातर स्पिल एडवांस लेवल के हैं। यह बेहद तेवर है। यह अफसोस की बात है कि हम यहाँ से द्वंद्व युद्ध नहीं देख सकते। मुझे आश्चर्य है कि द्वंद्व युद्ध में कौन भाग ले रहा है। इस साल अग्रवाल कबीला काफी मजबूत है। मेरा मानना है कि वे ज्यादातर इक्विपमेंटों पर कब्जा कर लेंगे। क्या आपने नहीं सुना? किसी को फिनियाओ शहर के दक्षिण में एक बेहद बड़ी खंडित क्रिस्टल नस मिली है। बेहद से प्रसिद्ध कबीले इसे पाने के लिए काफी एक्साइटेड है। फिनियाओ शहर? क्या नंदेश पर्वत की स्थापना फिनियाओ शहर में नहीं हुई थी? आपने जिस जगह का जिक्र किया है वह नंदेश पर्वत के बेहद करीब है। क्या इसका मतलब यह नहीं कि है कि खंडित क्रिस्टल नस नंदेश की पर्वत की होंगी? बकवास। नंदेश पर्वत केवल एक छोटा कबीला है, भले ही नस उनके क्षेत्र में हो। क्या आपको लगता है कि एक छोटा मेमना इन बर्बर भेड़ियों का मुकाबला करने में सक्षम है? आप सही कह रहे हैं, वे प्रसिद्ध कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकते। गुलांग्यू के अंदर द्वंद्व युद्ध के मैदान को एक बेहद बड़ी भीड़ ने घेर लिया था। एक नीले पानी के पर्दे ने पूरे मंच को घेर लिया था। गुलांग्यू बेहद बड़ा नहीं था, ना ही वह मजबूत था। अगर कोई सुरक्षा न हो तो एक ही सुपर स्पिल आसानी से आधे द्वीप को नष्ट कर सकता था। सौभाग्य से डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन का मुख्यालय बेहद समय पहले द्वीप पर स्थापित किया गया था। बेहद सारी मैजिक फॉर्मेशन और मैजिक डिफेंस द्वीप को अपना शानदार रूप बनाए रखने में हेल्प कर रहे थे। एक तेज नीली लहर ने एक भयंकर जानवर को उड़ा दिया। वह जानवर चमकीले रंग के कपड़े पहने एक आदमी से टकराया। इसने उस आदमी को घेरने वाली लपटों को बुझा दिया और उसे भी उड़ा दिया। वह बैरियर के किनारे से टकराया और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। विजेता है गुप्ता परिवार का रामू।
जज की घोषणा के बाद स्टेज पर ज्वार को नियंत्रित करने वाला सुंदर आदमी मुस्कुराया। उसने जमीन पर पड़े आदमी को तिरस्कार से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम कुछ और मार खा सकते हो, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह बेकार हो। तुम आगे एक भी शब्द कहने की हिम्मत मत करना, ईशान ने गुस्से से कहा। नंदेश पर्वत के सदस्य जल्दी से वहां पहुंचे और गंभीर रूप से घायल हुए पिट्टू को मंच से नीचे उतारा। अगर यह तथ्य नहीं होता कि खंडित क्रिस्टल शीरा का एक हिस्सा आपके क्षेत्र में होता, तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि आपके जैसे छोटे कबीले को बाकी प्रसिद्ध कबीलों के साथ यहाँ बैठने का अधिकार है? कुछ लोग तभी सीखते हैं जब उन्हें सबक सिखाया जाता है, रामू ने शांत चेहरे के साथ उत्तर दिया। उन्होंने ऐसा अभिनय किया मानो नंदेश पर्वत का प्रतिनिधित्व करने वाले बिट्टू जैसे कोई छोटे किरदार को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यह करूंगी। नंदिनी की नजरें तेज हो गई। उसने द्वंद्व युद्ध में भाग लेने का फैसला कर लिया था। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप हमारे नंदेश पर्वत की मुखिया है। आपके लिए द्वंद्व युद्ध में भाग लेना अनुचित है। इसके अलावा यदि आप रामू जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ खुद को शामिल करती है, तो यह केवल यह संकेत देगा कि हमारा नंदेश पर्वत उनसे कमतर है। ईशान ने उसे मना कर दिया। प्रसिद्ध कबीले केवल युवा पीढ़ी को ही द्वंद्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजते थे। पुरानी पीढ़ी में मुख्य रूप से एडवांस मैजिशियन और यहाँ तक कि सुपर मैजिशियन शामिल थे। अगर वे द्वंद्व युद्ध में पूरी ताकत से उतरते तो द्वीप के डूबने की संभावना सबसे कम होती, अधिक होती। इसके अलावा मैजिक एसोसिएशन ने 30 साल से अधिक उम्र के मैजिशियनों को एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करने से भी सख्ती से मना किया था। बिट्टू ने नंदेश पर्वत की स्थापना के कुछ समय बाद ही इस पर कब्जा कर लिया था। उसे अपनी उम्र के हिसाब से ताकतवर माना जाता था, लेकिन फिर भी वह रामू का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह रामू के एक भी मैजिक को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नंदिनी, मैं जानती हूँ कि तुम अपने नंदेश पर्वत का विस्तार करने के लिए काफी उत्सुक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन कमजोरों को भर्ती करके तुम कहीं पहुंचने वाली हो। अधिकांश प्रसिद्ध कबीलों ने अपने वर्तमान लेवल तक पहुंचने के लिए कई साल बिताए हैं। मुझे संदेह है तुम्हारे नंदेश पर्वत को जल्द ही वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन से आधिकारिक इनविटेशन मिलेगा। रुद्री नंदिनी से केवल 2 सीट दूर बैठी थी। अतीत में रुद्री ने हमेशा खुद को एक सौम्य दयालु लड़की के रूप में प्रछन्न किया था। वह शायद ही कभी दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए कठोर शब्द बोलती थी। वास्तव में रुद्री भी सामान्य रूप से व्यवहार करती थी। वह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के बाद अपने कबीले के अधिक लोगों का समर्थन जीतने में सक्षम थी। हालांकि रुद्री को लगा कि जब भी वह नंदिनी के आसपास होती है तो उसे मुखौटा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने किसी दोस्त को सलाह दे रही हो, फिर भी उसके शब्दों में तिरस्कार और उपहास स्पष्ट झलक रहा था। नंदिनी को उम्मीद नहीं थी कि डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रसिद्ध कुलों के बीच वार्षिक बैठक में वह रुद्री से मिल जाएगी। उसे तब और भी असहज महसूस हुआ जब उसने देखा कि कैसे हर प्रसिद्ध कबीला नंदेश पर्वत का मजाक उड़ा रहा था और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। वे सभी जानते थे कि नंदिनी ने सिंह कबीले का विरोध करने के लिए अपना खुद का कबीला बनाया था। दूसरे शब्दों में वह मूल रूप से अपने सदस्यों को उनकी कब्र की ओर ले जा रही थी। नंदिनी, चूंकि आपके कबीले के प्रतिनिधि हार गए हैं, इसलिए अब खंडित क्रिस्टल नस के स्वामित्व में आपकी कोई भूमिका नहीं है। बैठक का प्रभारी व्यक्ति जोराकर था, जो डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन का एक बुजुर्ग था। मैजिक एसोसिएशन के एक एल्डर की भूमिका काउंसिलमैन के समान थी। उनकी वास्तविक स्थिति मैजिक एसोसिएशन के लेवल पर निर्भर करती थी। ओरिएंटल पर्ल टावल का एक एल्डर देश के काउंसिलमैन के बराबर था। डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन का एक बुजुर्ग देश के एक काउंसिलमैन से थोड़ा कम था, लेकिन कुछ मामलों में जब मैजिशियनों और प्रसिद्ध कबीलों के प्रबंधन की बात आती थी तो उनकी शक्ति एक काउंसिलमैन से अधिक थी। मुझे नहीं लगता कि इसका द्वंद्व युद्ध के परिणाम से कोई लेना देना है। हमारे देश के मैजिक एसोसिएशन के नियमों के अनुसार किसी नई खोजी गई नस्ल के स्वामित्व के बारे में इसका 70% हिस्सा सरकार और मैजिक एसोसिएशन का है। 10% उस संगठन का है जिसने इसे खोजा है
और 20% उस भूमि के मालिक का है जहां नस की खोज की गई थी। भले ही हम द्वंद्व युद्ध हार गए हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि हमें इससे कुछ नहीं मिल रहा है। ईशान ने झल्लाकर कहा, सबसे पहले हम डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन हैं। ओरिएंटल पर्ल टावल के नियम हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम केवल डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के नियमों का पालन करते हैं। दूसरे, आपके लोगों ने खंडित क्रिस्टल नस की खोज नहीं की है। तीसरा, आप एक प्रसिद्ध कबीला नहीं है, इसलिए आप इसके स्वामित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं है। आप केवल भाग्यशाली है कि नस का हिस्सा आपके क्षेत्र में है, इसलिए आपको इस मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ इनवाइट किया गया था। दुर्भाग्य से आप निष्पक्ष द्वंद्व में हार गए हैं। सुराकर ने भावहीनता से उत्तर दिया। अन्य प्रसिद्ध कुलों के प्रतिनिधियों ने सहमति में सिर हिलाया। जब तक नंदेश पर्वत को क्रिस्टल शिरा या कहे नस छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तब तक प्रत्येक प्रसिद्ध कुलों का उसमें हिस्सा होगा। कल्पना कीजिए कि क्रिस्टल शिरा उन्हें हर साल कितना पैसा देगी। बस, जब आप एक नव स्थापित कबीले को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं, तो आप इसे निष्पक्ष कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ईशान ने गुस्से से कहा, आप केवल अपने आप को अक्षम होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। रामू मुस्कुराया, यह स्पष्ट है कि आप हम पर अटैक करने के लिए एक दूसरे के साथ मिली भगत कर रहे थे ताकि आप नस के स्वामित्व का दावा कर सके। ईशान ने प्रसिद्ध कबूलों के घृणित प्रतिनिधियों की ओर इशारा किया। ईशान का रिएक्शन देखकर रुद्री खिलखिला उठी। उसने नंदिनी से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यह आदमी कहां से मिला जो सिर्फ तुम्हारे कबीले को संभालने के लिए नखरे दिखाना जानता है? अगर वह होशियार होता तो तुम्हें बता देता कि हमारे साथ कंपटीशन करने का कोई मौका नहीं है। नंदिनी ने रुद्री को देखा। उसे उस कुतिया के चेहरे पर उल्टी करने की इच्छा हुई। रुद्री नंदिनी को चुप देखकर खुश हुई। शिवांगी को नंदिनी को वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान मिला था। नतीजन रुद्री और शिवांगी दोनों को एक कोने में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। सौभाग्य से नंदिनी ने अपना खुद का कबीला बनाकर एक मृत अंत चुना था। रुद्री काफी चिंतित थी कि वह एक दुर्जय प्रसिद्ध कबीले में शामिल हो जाएगी। इस तरह उसे नंदिनी को परेशान करने में मुश्किल होती। मैं उससे मुकाबला करूंगी, एक महिला ने शांति से कहा जब नंदेश पर्वत पर अटैक किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि नंदेश पर्वत के पास कोई सक्षम प्रतिनिधि नहीं था। वे आसानी से समीक्षा को भेजकर अन्य प्रसिद्ध कुलों के हर युवा मैजिशियन को हरा सकते थे। हालांकि समीक्षा को उसकी अजीब पहचान के कारण द्वंद्व युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। नंदिनी को लगा कि यह समीक्षा है जो बोल रही है, क्योंकि वह अब खड़ी होकर इन लोगों को नंदेश पर्वत पर अटैक करते हुए नहीं देख सकती थी। नंदिनी को आश्चर्य हुआ कि यह तमन्ना थी जिसने बात की। वह यंताई छोड़ने के बाद नंदेश पर्वत पर एक ही लक्ष्य लेकर आई थी, नंदिनी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना। नंदिनी स्पष्ट रूप से अपने देश की युवा पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत मैजिशियन में से एक थी। वे ऐसे लोग थे जो उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने में रुचि रखते थे, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। हालांकि नंदिनी ने तमन्ना की चुनौती को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे प्रसिद्ध कुलों के बीच वार्षिक बैठक के अंत तक इंतजार करने के लिए कहा। तमन्ना के पास फिलहाल करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए वह बैठक में भाग लेने के लिए नंदिनी के साथ गुलांगियों चली आई। यहाँ तक कि तमन्ना भी इस बात से घृणा करती थी कि कैसे प्रसिद्ध कबीले नंदेश पर्वत पर अटैक कर रहे थे। लेकिन आप हम में से एक नहीं है, नंदिनी ने धीरे से कहा। अभी तो तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसे मैं हूं। अगर मैं बाद में तुमसे हार गई तो मुझे नंदेश पर्वत में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी, तमन्ना ने जवाब दिया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल बेशरम खतरी कबीला। यह महिला कौन है? उसका रूप निश्चित रूप से मुझे पसंद है। रामू मुस्कुराया जब उसने तमन्ना को मंच पर चलते देखा। वे बहुत बड़े हैं। रामू के आदमियों में से एक ने तमन्ना को लालच भरी नजरों से देखा। तमन्ना की कमर और कंधे बेहद पतले थे, फिर भी उसका बस्ट असामान्य रूप से बड़ा था। उसे पीछे से देखने पर भी पता चल जाता था। रामू एक बदनाम प्लेबॉय था।
तमन्ना ने जैसे ही उस पर नजर डाली उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह पता चला कि द्वंद्व युद्ध उतना उबाऊ नहीं होगा जितना उसने पहले सोचा था। नंदेश पर्वत में बेहद सारी खूबसूरत महिलाएं थी। तो तुम ही हो जो मुझसे लड़ना चाहती हो? रामू आगे बढ़ा और तमन्ना को ध्यान से देखा। वह यह देखकर और भी उत्तेजित हो गया कि महिला कितनी सुंदर है। उसका थोड़ा ठंडा स्वभाव मानो किसी भी पुरुष को उसके करीब खड़े होने की अनुमति नहीं थी, विशेष रूप से आकर्षक थी। उसे उसके जैसी ठंडी महिलाओं को एक फुहड़ कुतिया में बदलने में मजा आता था। तमन्ना मंच पर खड़ी थी और उसने प्रसिद्ध कुलों के प्रतिनिधियों पर नजर डाली। बैठक में बेहद ज्यादा लोग नहीं आए थे। हर प्रसिद्ध कबीले ने सिर्फ अपने प्रतिनिधि और कुछ युवा मैजिशियन भेजे थे। बाकी डोंगहाई मैजिक एसोसिएशन के लोग थे। वे सभी हल्की मुस्कान के साथ उत्सुकता से तमन्ना को देख रहे थे। नंदेश पर्वत में सिर्फ कुछ झाड़ियां हैं। तुम जैसे जवान और खूबसूरत लड़की एक छोटे से कबीले में क्यों रहेंगी जो खत्म होने वाला है? हमारे खत्री कबीले में आओ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। लोगों का सम्मान, तुम्हारा परिवार तुम पर प्राउड महसूस करेगा। यहाँ अनंत संसाधन और शानदार मैजिक इक्विपमेंट्स है। रामू लड़ाई शुरू होने से पहले ही तमन्ना को भर्ती कर रहा था। आपको कैसे पता है कि मैं एक भी मैजिक डालने से पहले आपके खतरी कबीले में शामिल होने की योग्य हूँ? तमन्ना ने मनोरंजन में पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना मायने रखता है कि मैं काफी मजबूत हूँ। मैं जिसे चाहूँ भर्ती कर सकता हूँ और कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। हमारे खतरी कबीले में वह सब कुछ है जिसकी आप उम्मीद कर सकती है। रामू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। मुझे नहीं पता कि खतरी कबीला कैसा है, लेकिन यह देखने के बाद कि तुम कितने मूर्ख हो, मैं कल्पना कर सकती हूँ कि खतरी कबीला अपने विनाश से ज्यादा दूर नहीं है। तमन्ना ने शांत स्वर में उत्तर दिया। हालांकि जितना वह शांत लग रही थी, रामू उतना ही गुस्सा हो रहा था, मानो उसकी छाती फटने वाली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कम आंकने की मुझे? क्या तुमने नहीं देखा कि वे सभी एक ही राउंड में मुझसे कैसे हार गए? रामू ने झल्ला कर कहा। मैंने किया था, यही कारण है कि मुझे विश्वास है कि आप एक आत्मधर्मी मूर्ख है, तमन्ना ने जवाब दिया। रामू के चेहरे पर उदासी छा गई। वह क्रूर दिखने लगा। वह शुरू में उस महिला के साथ नरमी से पेश आने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वह उसकी पसंद की थी। हालांकि बाद में पता चला कि उसे दर्द महसूस कराना होगा ताकि वह अपना स्वाभिमान वापस पा सके। बढ़ती जंगली लहर। रामू ने अपने दिल में क्रोध को बाहर निकालने के लिए एक भयंकर ज्वार बुलाया। उनके स्पिरिट ग्रेड सीड ने रोलिंग वेव्स को बढ़ाया। यह एक इंटरमीडिएट स्पेल था, फिर भी इसका ऑरा कुछ एडवांस स्पेलों से अधिक था। साउंड वेव। तमन्ना ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने हवा को ऐसे खींचा जैसे कोई अदृश्य धागा हो। तार की आवाज फैली नहीं। भीड़ ने सिर्फ एक हल्की सी भिनभिनाहट सुनी, फिर भी यह रामू के दिमाग में एक सुरीली धुन से कोसों दूर थी। उसे लगा जैसे उसकी आध्यात्मिक दुनिया उस तीखी चीख के नीचे ढहने वाली है। रामू के नियंत्रण खो देने के बाद लहरें कम होने लगी। वह वाटर स्टार पैटर्न को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। उसने अपने कान ढक लिए, फिर भी शोर उसकी खोपड़ी में गूंजता रहा। उसे नहीं पता था कि इसे कैसे रोका जाए। फ्लावर ट्रैप। तमन्ना ने तुरंत एक एडवांस प्लांट स्पेल डाला। यह एक गहरा लाल फूल था जो सामान्य डीमन ट्री हैंड के बजाय मॉर्निंग ग्लोरी जैसा था। विशाल फूल ने रामू के पैर को पकड़ लिया और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे निगल लिया। रामू फूल की दीवारों के अंदर एक संक्षारक तरल में डूब गया था। वह आदमी अविश्वसनीय दर्द में था, फिर भी मदद के लिए चिल्लाने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गहरे दलदल में गिर गया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बंद करो इसे, गुप्ता कबीले की सल्ला ने घबराहट में गुस्से से चिल्लाई। सॉरी, खतरी कबीले की। तमन्ना ने अपना अटैक नहीं रोका। वह जानबूझकर पौधे के नुकसान को नियंत्रित कर रही थी ताकि उस घमंडी आदमी को सबक सिखाया जा सके। हालांकि सल्ला क्रोधित होगी। वह एक ब्लैक शैडो बर्ड में बदल गया और अचानक तमन्ना के पीछे आ गई। तमन्ना ने पीछे से खतरे को भांपते हुए तुरंत खुद को बचाने के लिए एक डिफेंस लाइट स्पेल डाला, सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। रामू की मां सल्ला ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक
स्टोन के पिलर को बुलाया और उसे तमन्ना की पीठ पर मारा। स्टोन पिलर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसने तमन्ना के डिफेंस को टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे उड़ा दिया। चोट लगने के बाद उसने थोड़ा खून थूका। कितनी बेशर्मी है, नंदिनी क्रोधित होगी। एक प्रसिद्ध कबीले के ये लोग नंदेश पर्वत के लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहे थे। यह एक द्वंद्व युद्ध था, इसलिए प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से कोई खतरा नहीं था। फिर भी सल्ला ने हस्तक्षेप किया और तमन्ना को चोट भी पहुंचाई। नंदिनी अब उस घृणित महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तापमान तेजी से गिरने लगा और उसके चारों ओर शंकु के आकार के अनगिनत आइस क्रिस्टल दिखाई देने लगे। उसने सल्ला पर एक लहर के साथ आइस स्पाइक्स फेंके। नंदिनी, क्या तुम नियम तोड़ने की कोशिश कर रही हो? एल्डर जोराकर ने झपटा मारा। उनका मानसिक प्रभाव एक लहर की तरह आगे बढ़ा जिसने नंदिनी के मैजिक को बेअसर कर दिया। नंदिनी ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने जोराकर को ठंडी निगाहों से देखा। बहुत अच्छी बात है। आपने सल्ला को तब नहीं रोका जब उसने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई थी, लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं जब मैं उससे बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ। नंदिनी को एहसास हुआ कि बैठक जानबूझकर नंदेश पर्वत को निशाना बनाने के लिए आयोजित की गई थी। सल्ला अपने बेटे के बारे में चिंतित थी, फिर भी आप नियम तोड़ रही है क्योंकि आप उसे उकसाने की कोशिश कर रही है, जुराकर ने कहा। सल्ला ने रामू को स्वेलो ब्लॉसम से मुक्त कर दिया था। रामू चिपचिपे पदार्थ में भीग गया था। उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह अपने पिछले भव्य रूप से बिल्कुल अलग दिख रहा था। भीड़ में से कुछ लोग उसकी दयनीय स्थिति को देखकर हंस भी रहे थे। रामू गुस्से से काम उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक महिला से इतनी आसानी से हार जाएगा। क्या तुम ठीक हो? माँ उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाएंगी, सल्ला ने कहा। तमन्ना को मामूली चोटें लगी थी। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने होठों से खून पोंछा। वह हंसी और बोली, तो तुम सिर्फ एक बच्चे हो जिसे अभी भी अपनी माँ की सुरक्षा की जरूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने बेकार होने के बावजूद भी इतना सख्त व्यवहार कर रहे हो। रामू ने ये शब्द सुनते ही गुस्सा हो गया। उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और फिर बोला, फिर से मैं केवल आपके साउंड एलिमेंट से आश्चर्यचकित था। हजारों कोशिशों के बाद भी तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे, तमन्ना ने तिरस्कार पूर्वक जवाब दिया।